मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली। ये अब तक का सबसे बड़ा विस्तार है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल शाम पहला और अब तक का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। 43 में 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, वहीं 7 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोट किया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 7 महिलाओं को भी जगह मिली। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या अब 77 हो गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ बड़े चेहरों में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो साझा करते हुए नए सदस्यों को बधाई दी। वहीं निर्मला सीतारमण ने नई महिला मंत्रियों के साथ एक तस्वीर ट्वीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो साझा करते हुए ट्वीट किया, शपथ लेने वाले सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं। सभी को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम मजबूत समृद्ध भारत के निर्माण का कार्य जारी रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नए मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि पूरा मंत्रिमंडल निष्ठा और समर्पण से काम करेगा और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प साकार करेगा। वहीं नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई महिला मंत्रियों के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है। इस मंत्रिमंडल में कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलाकर कुल 43 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। महिला मंत्रियों में सिर्फ अनुप्रिया पटेल दूसरी बार मंत्री बनी है, शेष सभी पहली बार मंत्री बनाई गई हैं। इसके साथ मोदी के 78 मंत्रियों की कैबिनेट में महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या कुल 77 हो गई है। मंत्रिमंडल में आज 36 नए चेहरे शामिल किए गए। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नए चेहरे शामिल हुए। जेडीयू भी सरकार में शामिल हो गई है। जेडीयू को एक मंत्री पद मिला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। और स्वाभाविक है केंद्रीय मंत्री की जिम्मेवारी होती है और मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेवारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, उसको भी निभाई। एलजेपी भी अब केंद्र में लौट आई। चिराग पासवान की कोर्ट जाने की धमकी के बावजूद पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं पशुपति कुमार पारस। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर। यूपी के राजनीतिक समीकरण देखते हुए अपना दल की भी सत्ता में वापसी हुई। अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। वहीं बंगाल से निशित प्रमाणिक और शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया। दोनों ही पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। नए मंत्रियों की शपथ से पहले मोदी सरकार से 7 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले में रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक के नाम प्रमुख हैं। मोदी कैबिनेट में विस्तार से 12 मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया। इसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने पद से इस्तीफा दिया। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 5 राज्य मंत्रियों ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देवोश्री चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप सारंगी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। पीएम मोदी ने 7 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री भी बनाया। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत और सामाजिक समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को इनाम देकर उन्हें प्रमोट किया है। जिन मंत्रियों को राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनमें आर.के. सिंह, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला और जी किशन रेड्डी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत और सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल में इस बार रिकॉर्ड 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली है। वहीं 12 दलित और 8 एसटी भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। मोदी सरकार में अब अल्पसंख्यक मंत्रियों की संख्या 5 है। मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके चलते नई टीम में सबसे ज्यादा 7 मंत्री यूपी से बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में सबसे ज्यादा 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। इन 7 चेहरों में मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल, महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी, आगरा से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल और जालौन से बीजेपी सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। वहीं यूपी से नए राज्य मंत्रियों की बात करें तो लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर, यूपी से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय कुमार राज्य मंत्री बनाए गए। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। मिशन 2022 को देखते हुए जाति फैक्टर को साधा गया। इन 7 मंत्रियों में 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट में शामिल किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को बधाई दी। दिलीप कुमार के निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। भारतीय सिनेमा के लेजेंड अभिनेता दिलीप कुमार को कल शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ सांता क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दिलीप कुमार के निधन पर देश और देश के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद उनके फैंस और बड़ी हस्तियों ने दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई लेजेंड के रूप में याद किया जाएगा। वह अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, जिसके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अमिताभ और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज अभिनेताओं समेत पूरे बॉलीवुड ने दिलीप कुमार के निधन पर दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां दिलीप साहब के घर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। दिलीप कुमार को सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे सम्मान भी मिले थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर एक केस से जज को हटाने की मांग करते हुए 5 लाख रुपए का फाइन लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता पर यह जुर्माना जस्टिस कौशिक चंदा की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश पर लगाया गया। ममता ने जस्टिस चंदा पर बीजेपी से नजदीकी का आरोप लगाते हुए उन्हें बेंच से हटाने की मांग की थी। ममता ने जस्टिस चंदा की बीजेपी नेताओं के साथ एक तस्वीर का हवाला देते हुए सवाल उठाए थे। नंदीग्राम के चुनाव नतीजों के खिलाफ ममता बनर्जी हाई कोर्ट गई थी। फैसले में कहा गया कि ममता बनर्जी ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। अदालत ने ममता बनर्जी पर फाइन लगाते हुए कहा, ममता बनर्जी ने अपनी इस मांग के जरिए न्यायपालिका की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। उन पर लगे जुर्माने की रकम को कोरोना से प्रभावित वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। अदालत की ओर से फाइन लगाए जाने के फैसले पर फिलहाल ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजधानी दिल्ली में जहां मंगलवार को पालम में दिन दहाड़े डबल मर्डर हो गया, वहीं बुधवार को उत्तम नगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों की लूट हो गई। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े लाखों की डकैती हो गई। उत्तम नगर में एक व्यापारी के घर हुई लूट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बिजली कर्मचारी बनकर 4 बदमाश बुधवार दोपहर 2:21 पर फ्लैट में दाखिल हुए।
सीसीटीवी की तस्वीरों में देखिए कि किस तरह युवती के दरवाजा खोलते ही हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हो रहे हैं और सबको टेप से बांध रहे हैं। छोटी बच्ची जो डर के मारे चीख रही है, उसको भी बदमाश धमका रहे हैं। आधे घंटे में बदमाशों ने अलमारी में रखे लॉकर को कोड के जरिए खुलवाया, जिसमें 8 लाख रुपए नकद थे। बदमाशों ने महिला की ज्वेलरी उतरवाई, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इत्मीनान से पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। जिस फ्लैट में ये वारदात हुई वो बिल्डिंग के 4थे माले पर स्थित है और फ्लैट के मालिक विनोद शौहरी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जो वारदात के वक्त अपने दफ्तर में मौजूद थे। बिहार के 5-6 जिले इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल में लगातार बारिश और वहां के पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी समेत बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार का मुजफ्फरपुर भी इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। नेपाल के तराई इलाके और आसपास के जिलों में लगातार बारिश की वजह से बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से नदी के पास और निचले इलाके में पानी भर गया है। घरों के ढहने का खतरा बढ़ गया है। जहां मदद के लिए नाव तक नहीं पहुंच पाई है, वहां लोग खुद ही किसी तरह आने जाने का इंतजाम कर रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, चलना मुश्किल हो रहा है। यह हाल तब है जब मानसून उत्तर भारत में पूरी तरह सक्रिय भी नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में अगर जमकर बारिश हुई तो यहाँ क्या स्थिति बनेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के सीतामढ़ी, सहरसा और मधुबनी में लोग बेहाल हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं। सड़कों पर केवल पानी पानी है। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। हालात ये हैं कि बीमार लोगों के इलाज के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सहरसा में कोसी नदी का कहर जारी है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए निजी नाव वाले मनचाहा किराया वसूल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं करवाई गई है। उधर मधुबनी में बाढ़ की वजह से नाव पलट गई, जिस पर 10 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे सभी को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला।